Hello everyone, I am Bhavna and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और ये जो सीरीज़ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ये सभी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो नेचर है उसको समझेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे इसके इसेंशियल्स जितने भी हैं उन सभी इसेंशियल्स को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम एग्रीमेंट जो है उसको समझें कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो कोई भी इसमें जो है प्रॉमिस, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन्हें हमें देखना है कि कोई भी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, यानी कि कोई भी प्रोमिसेस का सेट जो है, ये दोनों चीज़ें और इसके साथ साथ फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो यहाँ पे जो वर्ड हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये की वर्ड की तरह काम करते हैं कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। नेक्स्ट थिंग इज कंसिडरेशन। तो ये यहाँ पे क्या होता है, एग्रीमेंट। जनरली एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है, ठीक है। तो एग्रीमेंट यहाँ पे नॉर्मली चीज़ हो सकती है, आपने अपने फ्रेंड से बोला कि कल से हम दोनों एक साथ कॉलेज जाएंगे, ठीक है, ये आप दोनों के बीच में कॉमन एग्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपको ये जो एच है ये 2 क्लॉज एच है, 2 क्लॉज ई है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन है। तो यहाँ पे आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये है कि कंसिडरेशन का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का भी आप ध्यान रख सकते हैं और कंसिडरेशन का भी। कंसिडरेशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2 क्लॉज डी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आपके लिए ईयर भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इसके साथ ही जब आपको नॉर्मल एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के लिए ज़रूरी ये है कि वो एग्रीमेंट क्या हो, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो। अगर वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इन दो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हम इसेंशियल समझ पाए हैं वो ये है कि कोई भी जो एग्रीमेंट है जब वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये तो हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया कि एग्रीमेंट को जब हम इन्फोर्सिएबल कर लेते हैं लॉ से, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ साथ कुछ एक आपको टर्म्स ध्यान में रखने हैं कि किसको क्या कहते हैं, इसमें से क्वेश्चन पुटअप्स होते हैं, ठीक है। तो ये इतना सिंपल नहीं है जितना अभी हम कर चुके हैं और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आपको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक हमें ध्यान रखना है प्रपोजल। प्रपोजल सबसे इसेंशियल और बेसिक और फर्स्ट स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रपोजल है, प्रपोजल और ऑफर एक ही चीज़ है, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ पे जब एक पर्सन अपनी विलिंगनेस, ठीक है, दूसरे पर्सन को सिग्निफाइज करता है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि विलिंगनेस टू डू और टू ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है, कि उसकी विलिंगनेस कुछ करने के लिए या कुछ ऑब्टेन करने के लिए, जिसमें यहाँ पे उसकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उसकी विलिंगनेस हो और इस चीज़ को असिग्निफाई करे, ठीक है। और इस चीज़ के लिए कि जो उसने बोला है वो उस पर अपनी एसेंट देगा, तो यहाँ पे वो प्रपोजल दे रहा है। जैसे कि मैंने ए ने बी से कहा कि वो अपनी जो कार है वो सी को, ए ने बी को कहा कि वो अपनी कार बी को बेचना चाहता है। ए क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑफर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या कहलाएगा, ऑफरर कहलाएगा। इसको आप ज़रूर लिख लें। आप जब भी क्लास अटेंड करते हैं तो वहाँ पे ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि आप उस क्लास के नोट्स ज़रूर बनाएं क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़ शुरू हो गई है। इसको हम 7 से 8 सीरीज़ में ख़त्म कर देंगे और मैं कोशिश करूँगी इस वीक में लगातार आपके जो है इसकी वीडियोस अपलोड कर दूँ ताकि आपको और भी चीज़ें और भी सेक्शंस तैयार करने का प्रॉपर टाइम मिल जाए। और इसके साथ ही यहाँ पे ये होता है प्रपोजल, जिसको कहते हैं ऑफर। अब इसके साथ ही यहाँ पे ये इसके बाद होता है प्रॉमिस। आपको प्रॉमिस पे ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, ए यहाँ पे ए ऑफर दे रहा है तो ए ऑफरर कहलाएगा
और अगर बी इसको एक्सेप्ट करता है तो बी यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऑफरी कहलाएगा। इस चीज़ को आप ज़रूर लिख लें। और इसके साथ ही यहाँ पे जब कोई पर्सन, अगर अब हम एक बार इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. जब कोई प्रपोजल ए के थ्रू दिया जाता है तो वो यहाँ पे बी जब उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रपोजल क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। ठीक है, और प्रॉमिस के रिजल्ट में जो अमाउंट पे किया जाता है वो अमाउंट होता है कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन जो है वो सेक्शन 2D में गिवन है। ये पूछा जाता है कि कंसिडरेशन का कई बार सेक्शन पूछ लिया जाता है 2D, तो यहाँ पे ये प्रॉमिस कहलाता है। आपको सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं एग्रीमेंट किस चीज़ को फॉर्म करता है। एग्रीमेंट को क्या चीज़ें फॉर्म करती है, एक जब ऑफर है, ऑफर जब एक्सेप्ट होता है, ऑफर और प्रपोजल को जब एक्सेप्टेंस मिलती है तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले बात की थी, तो कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेड प्रपोजल होना चाहिए यानी एग्रीमेंट होना चाहिए और उसकी इन्फोर्सिएबल होना चाहिए लॉ के द्वारा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब यहाँ पे कंसिडरेशन को समझना ज़रूरी है। कंसिडरेशन सबसे पहले यहाँ पे क्या होनी चाहिए कि जिस चीज़ के लिए ऑफर दिया गया है आप उस चीज़ को ही एक्सेप्ट करें और उस चीज़ की ही आप कंसिडरेशन दें। मान लीजिए कि ए ने बी को जो ऑफ़र दिया था वो कार का दिया था और बी ने ऑफ़र एक्सेप्ट किया जो है बाइक के लिए, या तो बी के बजाय सी ने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। मान लीजिए ए ने बी को ऑफ़र दिया लेकिन वही ऑफ़र सी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तुम्हारी कार ले लूँगा, तो ये क्या होगा, ये कंसिडरेशन नहीं होगी। कंसिडरेशन क्या है कि जो प्रॉमिसर है, ये जो प्रॉमिसर है इसकी डिज़ायर, प्रॉमिसर और ऑफरर एक ही है, प्रॉमिसी और ऑफरी एक ही है। ठीक है, तो कंसिडरेशन की एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी एंड अदर पर्सन हैज़ डन और ऑब्टेन फ्रॉम डूइंग, abstain फ्रॉम डूइंग और डस और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, या वो उससे या पहले जो है वो कर चुका हो प्रॉमिस। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करते हैं। इससे एक क्वेश्चन फॉर्म ये होता है कि कंसिडरेशन जो है वो कितने टाइप्स की हो सकती है या किस तरह से कंसिडरेशन हो सकती है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर, ये एक बात हो गई। द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, जो प्रॉमिसी है जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है या कोई और पर्सन, उसने अपनी कंसिडरेशन हैज़ डन और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, वो करने के लिए वो अपने कंसिडरेशन दे चुका हो, डज और ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग दे रहा हो या इसके साथ ही यहाँ पे दे रहा हो या तो देगा। इसमें तीन जो है, तीनों टेंस यहाँ पे क्लियर है कि कंसिडरेशन फ्यूचर वाली भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और पास्ट में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए कंसिडरेशन है। तो ये आपकी कंसिडरेशन होती है और कंसिडरेशन जो है यहाँ पे जिस चीज़ के लिए प्रपोजल दिया गया है प्रॉमिस भी उसी चीज़ के लिए होना चाहिए। अब इसके साथ यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि ए एग्री विद बी टू सेल कार फॉर, यहाँ पे ए ने जो है ए एग्री होता है बी को कि वो अपनी कार 2 लाख रुपए की सेल कर देगा बी को, और यहाँ पे ए क्या है, अपने ऑब्लिगेशंस के थ्रू वो बी को कार देता है और बी के पास ये राइट है कि वो कार को रिसीव करे और जो पेमेंट है वो 2 लाख रुपए की पेमेंट वो ए को करे। और इसके साथ ही बी के पास ये ऑब्लिगेशन है कि वो ये जो पेमेंट है 2 लाख रुपए की ए को करे और ए के पास ये राइट है कि वो इस पेमेंट को रिसीव करे। यहाँ पे जो है क्या, अगर हम देखते हैं कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो इस बारे में इन लीगल ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करता है। ये ऑब्लिगेशंस पर्सनल ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे कि अगर मान लो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि तुम मेरे साथ रोज़ कॉलेज चलोगी, अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी, तो ये कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है जो इन्फोर्सिएबल होगी। तो ये क्या है, ये एक नॉर्मल सा एग्रीमेंट हो सकता है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो
तो यहाँ पे ये लीगल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए और ये ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर होनी चाहिए। और इसके साथ ही कुछ ऑब्लिगेशंस जो है यहाँ पे ऐसे भी होती है, सारी ऑब्लिगेशंस लीगल ही होती है, बट फैक्ट और सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं। और यहाँ पे और भी जैसे चीज़ें होती हैं कि जो जिस चीज़ के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट की चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट जिस बेस पे हो रहा है वो जो है एकदम वो भी लॉफुल होनी चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि कोई चांद तारे तोड़ के ले आएगा, इस चीज़ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में है। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम करेंगे। और इसके साथ ही अब जो है इसको एक चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि सबसे पहले कौन सा स्टेप है, दूसरा कौन सा स्टेप है। इन स्टेप्स पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने BHU का क्वेश्चन पेपर देखा हो तो उसमें 2020 का, तो उसमें इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पूछा गया था कि पहले क्या होता है। सबसे पहले प्रपोजल और ऑफर होता है। प्रपोजल और ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होती है उसकी। एक्सेप्टेंस के साथ जो एक्सेप्टेड प्रपोजल होता है वो एग्रीमेंट बनता है। और यहाँ पे ये लीगली की स्पेलिंग गलत है, तो लीगली इन्फोर्सिबिलिटी जब आती है, जब ये 4 स्टेप पूरे हो जाते हैं, देन इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके साथ यहाँ पे जो है इसेंशियल एलिमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे सेक्शन 10 जो है वो ध्यान रख सकते हैं। सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें ये 5 चीज़ें बताई गई हैं। ये 5 चीज़ें जो बताई गई हैं वो है कॉम्पिटेंट पार्टी। कॉम्पिटेंट पार्टी में क्या है कि जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, वो पर्सन क्या होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको लेके वॉइड, वॉइडेबल और वैलिड, ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ ऑफर, इनके बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फ्री कंसेंट, ठीक है। कॉम्पिटेंट पार्टी में 2 चीज़ें हैं, आप इसे ज़रूर लिख लीजिए, मैं रिपीट कर देती हूँ। कॉम्पिटेंट पार्टी जो है वो अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए और माइनर नहीं होनी चाहिए। फ्री कंसेंट में जो है वो 5 चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे ज़रूर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये पूछा जाता है। तो फ्री कंसेंट को वैसे हम इन सारे टॉपिक्स को आगे एक्सप्लेनेशन के साथ भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि फ्री कंसेंट में सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्योर्जन, तो इसके बाद क्या होता है कि उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वो क्या होता है, वॉइड होता है। इसके बाद मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन जो है, मिस रिप्रेजेंटेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ज़रूर लिख लें। और इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप फ्रॉड करके अगर जो है वो कंसेंट ऑब्टेन की गई है तो वो भी क्या होगी, वॉइड होगी। अब अगर हम यहाँ पे मिस्टेक की बात करते हैं तो मिस्टेक में डिपेंड करता है कि एक पार्टी की मिस्टेक है या 2 पार्टी की मिस्टेक है। इसके बाद ही यहाँ पे डिसाइड होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या जो फ्री कंसेंट है वो वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी, ठीक है। अगर ये 4 कंडीशंस हैं तो ये जो कंसेंट है डेफिनेटली वॉइड होगी। तो इसके साथ ही यहाँ पे अब हम लॉफुल कंसिडरेशन की बात करते हैं। कंसिडरेशन जो है वो ऐसे नहीं है कि किसी और चीज़ को दिखा के किसी और चीज़ की कंसिडरेशन आप ले रहे हो, या किसी A ने B को ऑफर दिया, C कंसिडर कर रहा है, ऐसा नहीं है। कंसिडरेशन बिल्कुल लॉफुल होनी चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप इलीगल वेपन्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लो और उसके बाद आप उसको इन्फोर्सेबल करा लो, ऐसा नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है जिस चीज़ के लिए हो रहा है वो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप अपने नेबर की प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि हाँ मैं इसको सेल कर दूंगा, तो ये बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो ऐसे कोई कुछ नहीं होना चाहिए कि जिससे ऑलरेडी डिक्लेयर किया गया हो वॉइड, ठीक है। वॉइड यानी कि वो अब वैलिड नहीं है, तो वॉइड का भी मीनिंग ये पूछा जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे ये कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स थे। इन 5 इसेंशियल एलिमेंट्स के साथ कुछ छोटे छोटे और इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनको मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक बार इन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो हम यहाँ पे देख चुके हैं। इसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप,
इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि ठीक है मैं तुम्हें जो है पर मंथ पैसे भेजता रहूँगा क्योंकि मैं आउट स्टेशन हूँ। तो यहाँ पे मान लो अगर हस्बैंड ने पैसे नहीं भेजे, वाइफ उसे जो है वो सू नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे उन दोनों के बीच में इंटेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये इंटेंशन है कि प्रॉपर तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है कि अगर तुम मुझे पर मंथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हें सू कर सकती हूँ, तो यहाँ पे ये इंटेंशन है। लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू पार्टी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ का होना ज़रूरी है। अगर आपने बातों बातों में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वो नहीं माना जाएगा। लीगल इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होनी चाहिए। नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, सेक्शन 10 में हम देख चुके हैं। और ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया कि चांद तारे तोड़कर लाने हैं, ठीक है, या तो 30 फरवरी को हम कोई काम करेंगे, जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है आप उस चीज़ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ठीक है, यानी कि जैसे अभी ये दोनों थोड़े थोड़े कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जिस चीज़ के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। तो इसको लेके काफ़ी से आगे और अभी हम इनको एक्सप्लेनेशन में जब हम बाकी चीज़ें करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया कि आप इस बिल्डिंग में आपका शो चलेगा या कुछ भी ऐसा होगा, लेकिन किसी ऐसे रीज़न की वजह से उस टाइम से पहले ये बिल्डिंग क्या हो जाती है, गिर जाती है, या अर्थक्वेक आता है, वो बिल्डिंग ख़राब हो जाती है, गिर जाती है, तो यहाँ पे वो नहीं हो सकता। तो अगर वो उस प्लेस के रिगार्डिंग है तो यहाँ पे वो नहीं होगा, तो परफॉर्मेंस करने लायक नहीं है। तो इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेट कर रहा है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया इलीगल वेपन्स के लिए आप जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और फ्री कंसेंट एकदम फ्री होनी चाहिए। तो ये आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून विथ अस एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से स्टडी करते रहिए। थैंक यू।